आज के ज्योग्राफी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? हेलो हेलो। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो करंट अफेयर्स पढ़ा था वो तकरीबन अगस्त सेकेंड का था, और वो सारा पीडीएफ हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को मिल गया होगा। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। बाकी तो जो स्क्रीनशॉट लिए हैं और जो मैंने आपको समझाया है उसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, तो हम समझते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके उससे हल हो जाएंगे। जहाँ तक ज्योग्राफी में जो था वो लगभग हमने ओशनोग्राफी तक भी आप लोगों को पढ़ा दिया, जो फिजिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी है, जो जिससे मोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैंने एनालिसिस में भी आप लोग को बताया था ज्योग्राफी के। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो इंडियन ज्योग्राफी है उसमें किधर से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो देखेंगे। मोस्ट मतलब अधिकतर कोई भी कंपटीशन होता है तो जो बेसिक ज्योग्राफी का होता है वो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में जो पूछा जाता है वो आपको भारत का स्ट्रक्चर, कि भारत का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है कैसा है, सर्टेन आपको दे देगा कि यहाँ जिस तरह से अरावली का रेंज है, ये है वो है, तो ये कौन से स्टेट में है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप लोगों को बैक ईयर का क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम इंडिया का फीचर समझ लें कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट वेस्ट क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ी किसको कहते हैं, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ग्रेटर हिमालय क्या है, लेसर हिमालय क्या है, ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इससे पीटी में पूछ देगा आपको। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि आज आपको वो इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर हम बताते हैं, यानी जो भौतिक विन्यास है भारत का वो हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह से इसके बाद एक लेक्चर शायद हमको लगता और लेना पड़ेगा कल, उसके बाद आप लोग गिर जाइए। इसका जो हम पढ़ाएंगे आपको, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीपीटी असल होता क्या है कि पीपीटी जो बनाते हैं हम लोग वो स्पेशली टीचर के लिए बनता है, तो आप लोग पीपीटी आप लोग को नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड हम लोग बनाते हैं और वो देने में भी दिक्कत होता है। ठीक है, वो आपको खुलता भी नहीं उस तरह से है, क्योंकि अगर हम सर्टेन एनिमेशन में वीडियो डालें वो वीडियो आप नहीं खोल सकते हैं। वो वीडियो डालने का मकसद हमारा होता है कि आपकी और क्लियरिटी हो, आप अच्छे तरह से उसको समझ पाए। क्योंकि ज्योग्राफी क्या है कि एक चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझना चाहिए, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए आप लोगों को जो आज मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ इसका भी पीडीएफ दे दूंगा, कल का भी पीडीएफ दे दूंगा। तो 2 क्लास अगर हो जाता है तो आपको हम समझते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी का मोस्ट पार्ट जो है इधर का वो कवर हो जाएगा। बाकी जो इकोनॉमी वगैरह का है वो आप देख लेंगे, क्योंकि अब टाइम है नहीं, 4 अक्टूबर को आप लोग का एग्जाम है। हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग जितने भी शामिल हैं सब लोग अच्छे तरीके से पीटी करें और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग जाएं। तो चलिए आज हम लोग शेयर करते हैं इस स्क्रीन को। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे संरचना तथा भू आकृति विज्ञान, जो भारत का स्ट्रक्चर किस तरह से है और इसका इंडिया का जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो संरचना तथा भू आकृति विज्ञान भारत के संबंध में आगे हम लोग इस पे देखेंगे। तो भारत की भौतिक संरचना जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। तो भारत को हम निम्नलिखित प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया जा सकता है। इस सब एक एक खंड का हम लोग आज स्टडी करेंगे। नंबर 1, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। ठीक है। नंबर 2, उत्तरी मैदान। नंबर 3, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4, भारतीय मरुस्थल इंडियन डेजर्ट जो है वो। नंबर 5, कोस्टल प्लेन तटीय मैदान। नंबर 6, द्वीप। तो मुख्यतः ये जो हमारा इंडिया है इसको हम लोग 6 भागों में बांटेंगे। सबसे उत्तर में आपका जो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, अगर इंडिया को आप इस तरह से बना है, इस तरह से,
तो ये आपका उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, यहाँ से नंगा पर्वत से शुरू होगा तो यहाँ हिमालय, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये सब ये सब ये अपना एक चाप की तरह से। उसके बाद ये उत्तर का मैदान आपको मिले। उसी तरह ये प्रायद्वीपीय पठार यहाँ होगा, ये सब यहाँ का देखेंगे। उसी तरह से भारतीय मरुस्थल ये राजस्थान के पास होगा। उसी तरह से कोस्टल प्लेन मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ तक कोस्टल प्लेन आपको मिलेगा। और फिर जो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये लक्षद्वीप है। तो ये आपको 6 भागों में हम लोग इसको बांटते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। बाकी जो उत्तर और उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रृंखला है वो एक एक पॉइंट जो हम दिखाएंगे उसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़े हम लोग। हेलो, यस सर। तो अब देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, ये आप लोग लिख ले कॉपी। इसको हम लोग अच्छा से वर्णन करेंगे, इसको एक बार आप लिख लें। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला अर्थात आपको ये जम्मू कश्मीर से शुरू होगा और नॉर्थ ईस्ट तक जाएगा। तो ये जो भारत का फिजिकल है स्ट्रक्चर है वो इस तरह से। तो इसमें जैसे कि हमने बताया था उत्तरी कश्मीर, पर्वत और पठार, हिमालय एवं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की पहाड़ियां, ये सारा इसमें शामिल है। तो आप इसमें देखेंगे कश्मीर से शुरू हुआ और नॉर्थ ईस्ट तक चला जाएगा। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, इनमें कश्मीर के पर्वत और पठार, कश्मीर में जब जाते हैं उधर जो तिब्बत का पठार शुरू होता है वो, उसी तरह से हिमालय और अरुणाचल प्रदेश। हिमालय अर्थात ये जो नेपाल से होते हुए आपको सिक्किम तक जाता है और अरुणाचल तक जाता है, जो ग्रेटर हिमालय कहलाता है, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे वो। उसी तरह से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो भी इसमें शामिल है। अब इनको यानी ये जो उत्तर, इसको 3 समूहों में हम लोग विभक्त करते हैं। कितने समूहों में? 3 समूहों में। ये 3 समूह है आपका हिमालय, जिसमें हिमालय पर्वत माला सम्मिलित है। दूसरा है ट्रांस हिमालय, अर्थात ये जो है वो जो मेन हिमालय है इसके उत्तर में, उसको ट्रांस हिमालय। एक तो हो गया ये हिमालय, और ये जो हो गया ये आपको हिमालय के उत्तर में है, ये ट्रांस हिमालय। जब आप जाएंगे तो ट्रांस हिमालय हिमालय के उत्तर में। उसी तरह से थर्ड हम लोग देखते हैं पूर्वांचल या उत्तर पूर्व की पहाड़ियां। तो अगर जैसे मान लिया सपोज कीजिए ये कश्मीर से हम लोग शुरू किए, ये नेपाल, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश और यहाँ तक और ये मेघालय, तो इस तरह से कश्मीर इस तरह से, तो यहाँ आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा, ट्रांस हिमालय। और हिमालय आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, ये आपको हिमालय होगा। और यहाँ से ये पूरा रीजन जो हो गया ये आपका उत्तर पूर्व का, या इसको पूर्वांचल की पहाड़ी आप कह सकते हैं। ये है आपको 3 भागों में इसको बांटते हैं। किसको बांटते हैं? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वत माला को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। इसमें कश्मीर के उत्तर के पर्वत के पठार, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश आपका आ गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की पहाड़ियां शामिल हैं। और इसको 3 समूहों में विभाजित किया जाता है, हिमालय, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां या उत्तर पूर्व की पहाड़ियां।
ये आप लोग लिख लें फिर आगे। लिख लिया आप लोगों ने? लिखा हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये जो हमने बताया था आपको, ये जो रेंज है ये आपका, ये आपको ट्रांस हिमालय, और ये जो रेंज है, ये तीनों रेंज यहां से ये यहां तक, ये नामचल, ये हिमालय। हिमालय का भी तीन है, एक ग्रेटर हिमालय जिसको आप कहते हैं हिमाद्री, फिर लेसर बीच वाला होता है वो हिमाचल, और ये शिवालिक, ये भी तीन भागों में है। लेकिन इन तीनों को मिला के हम लोग यहाँ जो किए ट्रांस हिमालय, हिमालय, और ये जो हो गया ये पूरा, ये हो गया पूर्वांचल की पहाड़ी या उत्तर पूर्व की पहाड़ी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है। अब हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि हमने बताया जो उत्तर पूर्व की पहाड़ी है उसको हम लोगों ने तीन भागों में विभाजित किया है, ट्रांस हिमालय, हिमालय और उत्तर पूर्व की पहाड़ी। तो हिमालय से शुरू करते हैं। हिमालय को भी हम फर्दर, जो हिमालय है जानवे करते हैं कि ये, आप इसको जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम से पूर्व में ये जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और सिद्धू से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र के बीच भारत की सीमा में लगभग तकरीबन आप देखें तो 2500 किलोमीटर की एक चाप का आकार है। यहाँ कश्मीर से अगर शुरू हुआ और ये अरुणाचल प्रदेश का जहाँ नामचा बरुआ है, यहाँ नंगा पर्वत है, यहाँ से शुरू हुआ, इस तरह से चाप टाइप से आपको दिखाई देगा, एक चाप की तरह से फैला हुआ है हिमालय। अब जब हिमालय को भी देखेंगे, जो अभी बताया था, जो ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक, तो ये भी तीन भागों में विभाजित है। ये तीन समानांतर आपको पर्वत श्रृंखला मिलेगी, तीन समानांतर पर्वतमालाओं की एक श्रृंखला है। ये है नंबर 1 हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, हिमाचल और फिर शिवालिक। तो ये तीन पर्वत श्रृंखला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप प्लेट टेक्टोनिक में भी पढ़े थे और जानते हैं कि ये जो है हिमालय जो हमारा बन रहा है, ये क्या है, ये जो है तो प्लेट टेक्टोनिक का जो कंजर्वेंट, हाँ प्लेट टेक्टोनिक का कंजर्वेंट बाउंड्री पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब ये जो हुआ है हिमालय का निर्माण, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये क्या है आपका, ये इंडियन प्लेट, आईपी लिख देते हैं इंडियन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट है, ईपी लिख देते हैं, ईयू से होता है यूरोप, तो यूरेशियन प्लेट। तो अब क्या हुआ कि तकरीबन 55 मिलियन साल पहले, वैज्ञानिकों का मानना है कि 55 मिलियन साल पहले ये दोनों टकराया। इसके बीच में क्या था, टेथिसिस सी था। टेथिसिस सी था, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो आप नीचे जाएंगे, जब इसके नीचे जाएंगे हिमालय के और नीचे गर्त में जाएंगे, तो इंडियन प्लेट आपको काफी पतला दिखाई देगा। ये पतला क्यों दिखाई देता है, इसलिए कि जो यूरेशियन प्लेट है वो क्या था, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट का पार्ट था, और जो इंडियन प्लेट है वो 55 मिलियन साल से पहले
जो उसका आगे का पार्ट था वो क्या था, ओसेनिक प्लेट था। तो इसीलिए इसको एंशियंट ओसेनिक प्लेट भी इसके इंडियन इसके नीचे पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो टकराया, तो टकराने के पश्चात इसमें मोड़ पड़ गया। अब मोड़ पड़ने के पश्चात जो सबसे पहले टकराया वो ये हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरह से उसका मोड़ पड़ा। तो जो सबसे पुराना होगा वो आपको ग्रेटर हिमालय या जिसको हिमाद्री बोलते हैं हम लोग, हिमाद्री। इसकी एवरेज आप ऊंचाई देखें तो 6000 मीटर के आसपास। ठीक है, अब उसके बाद जो बना वो बना आपको हिमाचल, यानी समझिए वो मीडियम रेंज का बना। इसकी एवरेज आप देखें तो 4000 मीटर के आसपास, ये सब हम लिखाएंगे आप। और उसके बाद जो बना वो तकरीबन 1000 से लेके 4000 मीटर के बीच में, उसके नीचे ही ये बना। तो ये तीन आपको क्लियर समानांतर आपको दिखाई देगा। तो ये हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया ही इस तरह से थी। जो तो ये एक था, अब ये लिख लें आप लोग, उसके बाद आगे। तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटे। तो चलिए हिमाद्री, फिर हिमाचल और फिर शिवालिक के बारे में जानते हैं। तो हो गया सर। हो गया, चलिए अब हिमाद्री, यानी हिमाद्री जो है वो सर्वोच्च हिमालय यानी सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची श्रृंखला है, हिमालय की एकमात्र पर्वत श्रेणी है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटी क्लास से, जो पश्चिम से पूर्व तक लगातार निरंतरता बनाए रखती। यानी जो हम लोगों ने चाप देखा था हिमालय का, कश्मीर से लेके अरुणाचल के नामचा बारुआ तक, तो ये ग्रेटर हिमालय ही है जो लगातार यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद जो मिडिल हिमालय है वो यहाँ इस तरह से, उसमें निरंतरता नहीं। तो एकमात्र है पर्वत श्रेणी हिमालय की जिसकी निरंतरता है। तो वो आपको ग्रेटर हिमालय ना पूछ के पूछेगा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की एकमात्र पर्वत श्रेणी जिसकी निरंतरता कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक बनी होती है वो कौन सा है। हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, इस तरह से दे देगा। तो ये आपको हिमाद्री होगा। ठीक है, तो ये नंबर 2 में आप जाइए। तो इस श्रेणी के पश्चिमी छोर पे, जैसा कि मैंने बताया था, नंगा पर्वत है कश्मीर के पास, 8126 मीटर ऊंचाई पे है। और ठीक पूरब जाएंगे हम लोग तो अरुणाचल प्रदेश का नामचा बारुआ शिखर है, ये 7756 मीटर, इसको लिख लें। ठीक इसकी समुद्र तल से जो हमने बताया था 6000 के आसपास है, तो ये लगभग 6100 मीटर की ऊंचाई पे। तो जैसा कि बनाया वो अप्रोक्स 6100 यानी 6000 के एवरेज में है आपका सब ग्रेटर हिमालय का जो। तो समुद्र तल से हिमाद्री श्रेणी में कुछ दर्रे हैं, ये अक्सर आपको, ये अभी हम मैप आपको दिखाएंगे, शिवकिला, नीतिला, नाथुला आदि के माध्यम से दर्रे। तो ये सब दे देगा कि शिवकिला, जोजिला, नीतिला इत्यादि दर्रे हैं ग्रेटर हिमालय, हिमाचल के, हिमाद्री के, ये हिमाचल के और शिवालिक के। तो कौन सा है, तो ये आपको हिमाद्री के दर्रे। तो ये सारी चीजें आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है। अभी हम आपको एक इसके पिक्चर दिखाएंगे, मतलब जो इसका है सारे दर्रा है उसमें लिखा हुआ है, वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले लें, हो सके तो उसको अपने माइंड पे भी रखें। तो ये आप लोग लिख लें, फिर आगे हम हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। ये तो खैर ये जोजिला दर्रा का पिक्चर है, वहां ये देखिए मेजर इंडियन पास यानी भारत की प्रमुख दर्रे। अब ये देखिए, ये आपको जम्मू कश्मीर है, ये आपको नेपाल है, ये आपको उत्तराखंड है, ये आपको हिमाचल है। तो आप इससे ये भी जान लेंगे कि कौन से स्टेट में ये दर्रे हैं। अब देखिए सारा दर्रा इसमें आपको मैप में मिल जाएगा, खैबर पास। ये आप ऐसा कर सकते हैं, इसको हम लोग अपने ग्रुप में
इसके फोटो को भी हम शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसमें सारे दर्रे आपके आ जाएंगे। और ये तो दर्रा हो सकता है, ये दर्रा आपको पूछे हुए लिपू लेक वाला, क्यों पूछेगा आपको पता है? लिपू लेक, लिम्पियाधुरा पास क्यों पूछ सकता है? हेलो हेलो, यस सर। आप बताइए क्यों? काइंड ऑफ ट्रेस सबसे ज्यादा यहीं पे होता है इंटरनेशनल में। क्या अभी कर अभी करेक्ट? सर नेपाल के साथ इशू हुआ था। हाँ, नेपाल के साथ अभी इशू है, इंटरनेशनल इशू बना है, जिसमें नेपाल ने लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, ये इंडिया का जो उत्तराखंड का स्टेट है यहाँ, तो ये सारे एरिया का रहा नेपाली मेरा है। वो सुगौली की संधि भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, नेपाल वाला विवाद। तो ये अक्सर यूपीएससी में देखेंगे कि आप दर्रा आप देखेंगे तो यहाँ 500 दर्रे मिल जाएंगे या 100 दर्रे मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे दर्रे जो अभी खोजे भी नहीं होंगे। तो आप वो दर्रा सबको रटने की जरूरत ही नहीं है यूपीएससी में। यूपीएससी में देखिएगा जो भी क्वेश्चन होता है वो करंट से रिलेटेड आपको मिलेगा। अब ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होता है? चूंकि ग्रेविटेशनल वेव्स में 2 मेजर ब्लैक होल का कोलाइड हुआ था, तो वो बहुत बड़ा डिस्कवरी हुआ था, इसीलिए पिछले बार पूछ दिया ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। लेकिन ऑलरेडी अगर उतना टफ साइंस बोले तो नहीं पूछेगा वो। तो जो करंट रहता है उस पर आपका अगर नजर हो और उससे मिला के आप पढ़ें तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को, चूंकि मैं तो 20 का भी क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि ये हो सकता है लिपू लेक, लिम्पियाधुरा पास पूछ दे या नीति पास पूछ दे, ये एरिया इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया नेपाल को लेकर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। हेलो, यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग आगे आते हैं हिमाचल या लेसर हिमालय, तो इसको लघु हिमालय भी कहते हैं हिमाचल को। तो हिमाचल या हिमाद्री के दक्षिण में, जैसे कि हमने बताया, ये जिस तरह से चाप था तो उससे दक्षिण में, उत्तर ऐसे हम लोग लिखते हैं नॉर्थ, तो उससे दक्षिण में ये है। तो ये आपको जैसे कि हमने बताया था 4000 मीटर तक जाता है, और नीचे शिवालिक के पास आएंगे तो 1000 मीटर तक जाता है। तो 1000 से 4000 मीटर तक, लेकिन ऊंचाई पे जाएंगे जहाँ हिमाद्री के पास है 4000 मीटर तक इसकी एवरेज ऊंचाई होती है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 60 से 80 किलोमीटर है, अर्थात यहाँ से यहाँ ये चौड़ाई देखेंगे, ये तो लंबाई की बात हम लोगों ने, ऊंचाई की बात की है, चौड़ाई देखेंगे तो वो 60 से 80 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। यह जम्मू कश्मीर का, यहाँ जम्मू कश्मीर से अगर शुरू करेंगे तो ये पीर पांचाल और हिमाचल प्रदेश के धौलाधार इस श्रेणी में आता है। कभी कभी ये पूछ देगा आपको पीर पांचाल, धौलाधार ये किस श्रेणी, किस हिमालय श्रेणी के, तो उसमें आपको पूछ देगा लघु हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, शिवालिक। तो आप इसमें देंगे आंसर, ये हिमाचल के हैं लघु हिमालय, ठीक है। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे, तो इसी में कश्मीर की खूबसूरत घाटी जो है, कश्मीर में जो कश्मीर वैली की बात हम लोग करते हैं, कश्मीर घाटी की बात करते हैं, तो कश्मीर वैली जो है वो आपको 2 श्रेणी यानी कि ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच का है, अर्थात हिमाद्री और हिमाचल के बीच में, ये इसके बीच में ये ग्रेटर हिमालय और ये हिमाचल, इसके बीच में ये कश्मीर घाटी, ठीक है। उसी तरह से देखेंगे कुल्लू, कांगड़ा, कुल्लू जो हम लोग जाते हैं हिल स्टेशन, कांगड़ा की प्रसिद्ध घाटी भी हिमाचल श्रेणी का हिस्सा है। तो कभी कभी आपको पूछ देगा निम्नलिखित हिल स्टेशनों पे, निम्नलिखित हिल स्टेशनों पे विचार करें। कुल्लू, कांगड़ा, यह किस हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? फिर हिमालय, फिर पंचाल, ये मतलब हिमाचल पूछ देगा आपको पूछ देगा हिमाद्री, फिर पूछ देगा शिवालिक। तो ये इस तरह से आप इसको लिखें कि ये हिमाद्री के दक्षिण में हिमाचल रेंज की चौड़ाई जो है 60 से 80 किलोमीटर है, इसकी ऊंचाई 1000 से 4500 मीटर तक है, और शिवालिक 1000 या उससे लेस है।
तो उसी तरह जम्मू कश्मीर का पीर पंचाल, हिमाचल प्रदेश के धौलाधार इस श्रेणी के स्थानीय नाम है। यानी पीर पंचाल भी जो है आपको वो क्या है, लघु हिमालय, और हिमाचल प्रदेश का धौलाधार भी इसी में आता है। कश्मीर की खूबसूरत घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? उसमें दे देगा पीर पंचाल हिमाद्री, उसमें दे देगा आपको शिवालिक और हिमाद्री, इस तरह से दे देगा आपको शिवालिक और हिमाचल, इस तरह से। उसी तरह से कुल्लू और कांगड़ा की प्रसिद्ध घाटी हिमाचल श्रेणी का एक हिस्सा है। तो ये आप लोग लिख लिए। ठीक है, अब शिवालिक जिसको आउटर हिमालय भी कहते हैं या लिटिल हिमालय भी कहते हैं, तो ये शिवालिक है। यह सबसे दक्षिण है, यानी इसको 3 श्रेणी में बांटे। तो सबसे नॉर्थ में आपका हो गया हिमाद्री, उसके दक्षिण में हो गया हिमाचल, और उससे दक्षिण में हो गया आपका शिवालिक। तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। हिमालय की हिमाद्री और हिमाचल पर्वतमाला का निर्माण शिवालिक श्रेणी से बहुत पहले हुआ था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि इस तरह से था। तो डेफिनेटली बात है, कोई टकराएगा तो सबसे पहला बोर यहाँ पड़ा, ये धीरे धीरे कालांतर में यहाँ पे चला आया, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा। तो अभी जो टकराया है अभी पोजीशन में, तो सबसे नया ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। तो अगर ये भी पूछा जाए कि काल क्रम में अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन है, तो वो आपको ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय आ जाए या जिसको हिमाचल कहते हैं, और उसके बाद शिवालिक। तो काल क्रम के दृष्टि के अनुसार से इस तरह से दे देगा कि हिमालय, शिवालिक और हिमाचल। तो 1 2 3 करके दे देगा, काल क्रम के अनुसार इनमें से सम्मिलित है 1 2 3 3 4, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आपका इस तरह से हल हो गया। तो शिवालिक रेंज की औसत ऊंचाई बहुत कम है। औसत आप देखें कि मैक्सिमम का 1000 से लेके 600 मीटर तक है, यानी 600 मीटर से 1000 एवरेज समझिए, तो बहुत कम है, 600 मीटर तक है औसत ऊंचाई भी आप देखें। तो आप देखें हिमाचल और शिवालिक पर्वतमाला के बीच कुछ विस्तृत घाटियां भी मिलती हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो यहाँ जो है ये थोड़ा संकुचित घाटी हो जाता है। ये अब हिमाचल और हिमाद्री यानी अर्थात लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में ये विस्तृत घाटी मिलेगी। इस विस्तृत घाटी को दून कहा जाता है, ये लोकल लैंग्वेज में दून कहा जाता है। तो ये देहरादून इसका सबसे एग्जाम्पल है, देहरादून इसी घाटी में। तो देहरादून आपको इसी घाटी में स्थित है, अर्थात शिवालिक और हिमाचल के बीच में देहरादून। ये लिख ले, हिमाचल और शिवालिक पर्वतमाला के बीच कुछ विस्तृत घाटियां होती है। इन घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून घाटी इसके सबसे अच्छे उदाहरणों में से आगे बढ़े। हो गया? हेलो, ठीक है। अब दूसरा, ये तो अभी हम लोग हिमालय के बारे में चर्चा कर रहे थे। दूसरा जो है वो है
ट्रांस हिमालय पर्वतमाला। अर्थात ये जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी ये हिमालय के बारे में, तो ये हिमालय इस तरह से था, हिमाचल, और ये शिवालिक। तो ये आपको हिमालय था, हिमाचल था और शिवालिक, ये 3 था। अब इससे ऊपर यहाँ भी एक पहाड़ी आपको मिलेगा, इसको ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय के। तो आज अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे वो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के बारे में चर्चा करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में हिमाद्री के उत्तर में, हिमाद्री से उत्तर में ये पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो हिमाद्री के उत्तर तक फैली सीमा और उसके समानांतर चलने वाली सीमा को अब देखें, जो यहाँ से नंगा पर्वत से, तो इसके समानांतर ही एक सीमा यहाँ ट्रांस हिमालय की चलती है। इस समानांतर सीमा को कहते हैं जास्कर श्रेणी। ये जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी के उत्तर में, अब ये जास्कर श्रेणी है, ठीक उसके नॉर्थ में, इसके नॉर्थ में यहीं पे ये लद्दाख श्रेणी का है। तो ये उसके उत्तर में लद्दाख श्रेणी। तो होता क्या है कि कभी कभी कुछ यूपीएससी का आप देखेंगे तो टफ और ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए ये क्लास को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उसमें ये दे देगा कि जास्कर श्रेणी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तो जास्कर श्रेणी लद्दाख, जास्कर श्रेणी के उत्तर में लद्दाख श्रेणी है, इसका मतलब सही है वो। या कभी ऐसे दे सकता है लद्दाख श्रेणी जास्कर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। तो इस तरह वो शब्दों का हेरफेर करके आपको लगेगा कि हम सही मार के आए हैं। जब यहाँ मिलाएंगे क्वेश्चन को कि हमने 100 में कितना मिलाया, तो आपको लगेगा कि ये सब आप सही में काउंट करेंगे। बाद में जब यूपीएससी का आंसर आएगा तो लोग बहुत सारे कोचिंग वाले भी सही बता देते हैं, बाद में पता चलता है जब यूपीएससी का आंसर शीट आता तो वो गलत हो गया। तो माइन्यूट चीज को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, पीटी देने जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी गलतियां बहुत कम होंगी, ध्यान देना पड़ेगा। आगे हम लोग चलते हैं। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। यानी सिंधु नदी जो है वो कहां से चलती है, आपको जास्कर और लद्दाख श्रेणी से। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो अपवाह तंत्र है और ये जो इंडिया का स्ट्रक्चर है ये काफी इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेंस में खैर पूछेगा ही आपको। तो मेंस के लिए तो फिर अलग हम लोग एक प्रोग्राम रखेंगे जिसमें वो देखेंगे, और हम लोग उम्मीद है कि आप लोग मेंस के लिए भी जरूर तैयारी करेंगे, क्योंकि पीटी आप लोगों का हमको लगता है कि हो जाना चाहिए अगर ध्यान देंगे इन बातों पे। तो सिंधु और जास्कर जो है वो सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख के बीच से होके निकलती है। यानी इस तरह से आप देखेंगे तो ये आपको जास्कर श्रेणी और ये लद्दाख श्रेणी, और ऐसे सिंधु ऐसे जाती है यहाँ से। तो ये लिख लें आप लोग, सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से पश्चिम की ओर बहती है। हो गया? हेलो हेलो, अब पूर्वांचल। तो ब्रह्मपुत्र महाखंड जो हमने बताया था कि जो ग्रेटर हिमालय है वो कहां तक है, नामचा बारुआ तक। तो नामचा बारुआ के पास जो है, जब आप देखेंगे जो यहाँ हम ये बनाना चाहते हैं अरुणाचल प्रदेश जो इस तरह से होता है, तो यहाँ पे ये असम वगैरह है, तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश इस तरह से, यहाँ इस तरह से होता है। तो अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ एक ब्रह्मपुत्र नदी का गौर्ज है जिसको महाखंड बोलते हैं। तो ये जगह जो है ये नामचा बारुआ पर्वत है, यहीं से आपको सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे होती है। तो ये जो है महाखंड, तो ये महाखंड से इधर जितना भी है ये सारा मेघालय का, ये सारा ये सब आपको पूर्वांचल की
यह पूर्वांचल की पर्वतमालाएं कहलाती हैं। तो इसको आप इस तरह से समझें। तो ब्रह्मपुत्र महाखंड के पूर्व में स्थित उत्तर पूर्व भारत की सभी पहाड़ियों को पूर्वांचल नाम दिया गया है। अब यहाँ देखिए, अक्सर इसमें लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं पूर्वांचल, ये पूर्वांचल नहीं है, ये पूर्वांचल है। पूर्वा मीन्स पूर्व और अचल, अचल मतलब जो नहीं चलने वाला। तो नॉर्थ ईस्ट में अचल मतलब पर्वत। तो यहाँ जो आप इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे पूर्वांचल का, तो ये पूर्वांचल नहीं है। पूर्वा मीन्स पूर्व और अचल, या अचल मतलब पर्वत, यानी जो चल नहीं सकता है, अचल, जिसे पूर्वी भारत में पूर्वी पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। इसको पूर्वी भारत का पूर्वी पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का है एरिया। तो इसको, तो यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो तकरीबन आप देखेंगे कि 500 से 3000 मीटर के बीच की ऊंचाई आपको, ये लिख लें। और खास करके अक्सर आप देखते हैं, आप विगत 10 साल से भी अगर बैक जाते हैं, यूपीएससी के पीटी के क्वेश्चन को आप उठा के देखते हैं, तो आपको साफ पता चलता है कि पूर्वांचल की पहाड़ियां से, जैसे कि नागा हिल्स, मेजो हिल्स, खासे हिल्स, गारो हिल्स, उसके बाद पटकई बूम, ये सब से पूछता है कि कौन किसके उत्तर में है, उसके ईस्ट से वेस्ट कैसे है, तो ये कौन से स्टेट में है, ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो अभी हम मैप आपको दिखाएंगे, वो आपको रख लेना है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे पीटी में। तो इसको पहले लिख, फिर आगे चलिए आगे हम दिखाते हैं आपको वो। तो इसमें हम देख लेंगे कौन कौन से पहाड़ियां, उसके बाद मैप भी आपको दिखा लेंगे। तो ये आपको कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में स्थित है। ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि कभी कभी देगा कि दक्षिण पूर्व की पहाड़ियां, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किन राज्यों में स्थित है, उसमें आपको असम भी घुसा देगा। असम नहीं है यहाँ, ये ध्यान देने की बात है। और नॉर्मल जो लोग होगा तो सोचेगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट है तो वहां से तो पूरा हो गया, तो असम भी दे देगा। असम इसलिए भी नहीं है कि अगर होगा भी तो वो आपको हिमालय के में आ जाएगा, और थोड़ा सा पार्ट अगर होता भी है असम का, तो चूंकि अरुणाचल प्रदेश का जो महाखंड है वहां से इसका हम विभाजन करते हैं, उससे नीचे वाला पार्ट, उससे उधर वाला पार्ट हिमालय में आ जाता है। तो इसीलिए इसमें जो पहाड़ियां हैं वो कौन कौन से राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये याद रखना। उसके बाद देखेंगे तो इसमें जो पहाड़ी है, जैसे कि मैंने बताया कि मिसमी हिल्स, ये पूछता है मिसमी हिल्स, पटकई बूम, नागा हिल्स, मणिपुर, मिजोरम, मेजो हिल्स जिसको लुसाई हिल्स भी जानते हैं, और त्रिपुरा का इसकी प्रमुख पहाड़ी श्रेणियां। ये पहाड़ी श्रेणी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। आप देखेंगे बैक ईयर के 10 साल के क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं, और यूपीएससी के बियॉन्ड भी स्टेट पीसीएस में ही पूछा जाता है और हर जगह पूछा जाता है। तो यूपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण बन, तो ये आप लोग लिख लें। फिर इसके बाद हम मैप भी दिखाएंगे कि ये सारी पहाड़ियां कहाँ कहाँ है स्थित, उसको हो गया। चलिए तो ये है आपका उत्तर पूर्व की पहाड़ी, ठीक है। अब यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र महाखंड है, अभी चलिए ये दिखाते हैं आपको। तो ये जो पहाड़ी है यहाँ पे, ये है आपका मिसमी हिल्स, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें ये मिसमी हिल्स है। उसी तरह से ये है आपका पटकई, फिर उसी तरह से ये है आपका नागा हिल्स, फिर ये देखिए लुसाई हिल्स, ये चारों देख लीजिए, ये मिसमी हिल्स हो गया, ये पटकई बूम हो गया, ये नागा हिल्स हो गया, ये लुसाई हिल्स हो गया। तो अब इसको दे देगा कि मिसमी हिल्स, पटकई बूम, नागा हिल्स, लुसाई हिल्स को उत्तर से
दक्षिण की ओर, तो सबसे उत्तर में है मिसमी हिल्स, उसके बाद पटकईबू, उसके बाद नागा, उसके बाद लुसाई। अगर इसको सबसे बोलेगा आपको पश्चिम से पूर्व की ओर करें तो सबसे पश्चिम में लुसाई हिल्स, उसके बाद नागा हिल्स, उसके बाद पटकईबू, उससे सबसे ईस्ट में मिसमी। तो ये मैप आप स्क्रीनशॉट रख लें इसका, ठीक है। अब यहां देखिए, ये जो है जैंतिया हिल्स, ये भी देख लीजिए, ये है आपका खासी हिल्स, ये है गारो हिल्स, ये भी रख लीजिए, ये उससे बेस्ट। तो ये है आपको जैंतिया हिल्स, ये है आपको खासी हिल्स, ये है गारो हिल्स, तो ये भी देख लीजिए। तो सबसे वेस्ट में है गारो हिल्स, उसके बाद है खासी हिल्स, ये मेघालय का है, और उसके बाद है जैंतिया हिल्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी ये आपको ये लिखने की जरूरत है, ये लिख लीजिए गारो हिल्स। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ जो है ये है मिकिर हिल्स, ये भी देख लीजिए मिकिर हिल्स, मिकिर हिल्स भी दे दे आगा आपको, ये भी लिख लीजिए मिकिर हिल्स। तो ये सारी जो हमने आपको बताया, ये अक्सर इसमें से नॉर्थ ईस्ट में से पहाड़ी में से एक में एक क्वेश्चन पूछता ही रहता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। तो मिकिर तो असम का ही पार्ट हो जाएगा ना? हाँ, मिकिर हिल असम का पार्ट है थोड़ा सा। ये आप देखें, ये जो मैप है ये असम का है, ये आप देख ही रहे, लेकिन ये मिकिर हिल्स जो है, ये यहाँ से देखिए साफ, ये मैदान ये अलग है। ये असल में ये जो आपका हिल्स है, डफला हिल्स, ये सब आपको इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया है उसी का ये पार्ट आता है। लेकिन ये भी नॉर्थ ईस्ट में जो है मोस्टली पहाड़ी आप देखेंगे, जो हिमालय यहाँ से जो टूटा है, तो वो मोस्टली ऐसे है, ऐसे इस तरह से जो हमने आपको बताया। ये देखिए, ये यहाँ महाखंड है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी से ये इस तरह से। तो मुख्य तरह जो इसमें है आपका देखेंगे, असम का मोस्ट पार्ट आपका मैदान का ही होता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो। ये थोड़ा बहुत आपको कुछ पार्ट, जैसे यहाँ भी देखिए, ये शिलोंग पहाड़ी जैंतिया हिल का थोड़ा सा पार्ट उसके बॉर्डर में पड़ता है, लेकिन मोस्टली जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं जो मुख्यतः वो इन राज्यों में स्थित है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस। अब विशाल उत्तरी मैदान, ये तो हम लोगों ने देखा था कि जो उत्तर और उत्तर पूर्व की पहाड़, जिसमें आपको ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की। अब दूसरा स्ट्रक्चर, जो 6 स्ट्रक्चर हम लोग शुरू में चर्चा किए थे कि भारत को हम लोगों ने 6 भागों में बांटा था। तो विशाल उत्तरी मैदान, तो विशाल उत्तरी मैदान आप देखेंगे तो यह मैदान पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में जो आपका प्रायद्वीपीय पठार या विशाल भारतीय पठार के बीच फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी तक फैला है। अगर आप उस रेगिस्तान को वहां से शुरू करें तो ये पूरा आपका ब्रह्मपुत्र घाटी तक ये मैदान, बहुत विशाल मैदान ये फैला हुआ है। इस मैदान का क्षेत्रफल यदि हम देखें तो ये तकरीबन आपको पड़ता है 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। और देखें तो इसकी औसत जो है, इस मैदान की औसत समुद्र तल से ऊंचाई 200 मीटर। ये प्रमुख चीज है, इसको लिख लें। विशाल उत्तरी मैदान
ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र का, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ये 3 प्रमुख नदियों का ये बेसिन इस क्षेत्र में आता है आपका। हो गया? यस सर। तो ये देखिए, ये अगर देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कुछ पोर्शन ऑफ द पाकिस्तान का कुछ पोर्शन आ जाता है यहाँ पे। अगर हम देखें तो ये आपका है विशाल उत्तरी मैदान, ये विशाल उत्तरी मैदान है। इधर आपका ये ब्रह्मपुत्र का घाटी आ गया, ये गंगा आ गया, ये आपका सिंधु का, यहाँ सिंधु का, ये आपका गंगा का हो गया, और ये इधर से ब्रह्मपुत्र का आया। तो ये सारा ये आपको ग्रेट इंडियन प्लेन कहलाता है, विशाल उत्तरी मैदान। इसका स्क्रीनशॉट रख लो, इसको आगे और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि इस मैदान को भी हम कितने भागों में, जिस तरह से पहाड़ों को बांटा था उस तरह से भी देखेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। यह मैदान जो होता है, इसमें जो ऊंचा भाग होता है, उसको अपेक्षाकृत ऊंचा भाग होता है, वो बांगर कहलाता है। ये भी, यह क्षेत्र कभी कभी नदियों के बाढ़ के पानी से प्रभावित नहीं होता। अब ये देखिए, बांगर एरिया जो होगा वहां बाढ़ कभी नहीं आएगी, वो अपेक्षाकृत ऊंचा हो चुका है मैदान, तो वहां आपको नहीं आएगी। जबकि खादर एरिया में प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी। इसके विपरीत तुलनात्मक रूप से निचला क्षेत्र जो वो खादर कहलाता है। ये क्या होता है, यह लगभग इसमें हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। खादर क्षेत्र को पंजाब में बेट के रूप में भी जाना जाता है। इसको पंजाब में बेट कहते हैं, नॉर्मल भाषा में हम लोग इसको खादर बोलते हैं। बांगर जो हो गया वो ऊंचा स्थान पे हो गया, वो भी बाढ़ का ही मैदान है, लेकिन अब वो ऊंचा हो गया, पुराना हो गया, और वहां बाढ़ अब नहीं आती है, तो वैसा एरिया को बांगर बोला जाता है। तो बांगर और खादर मेन डिफरेंस है कि खादर में क्या होगा, आपको हर साल बाढ़ आएगी, बांगर में नहीं आएगी। तो ये लिख लें, यही है। उसके आगे फिर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़े। यस। अब पंजाब और हरियाणा से उत्तर, आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो शिवालिक की आप देखेंगे, पंजाब, हरियाणा और यूपी, ये तीनों, जैसा कि हमने बताया था कि ये चाप था, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का नामचा बरुआ, ये नंगा पर्वत, और यहीं से आपका जो ये हिमाचल था और ये शिवालिक था। तो शिवालिक ऐसे है, तो ये आपको पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तो इससे जो शिवालिक का जो देश है, जैसे कि ये हमने अभी बताया था आपको ऐसे, तो ये शिवालिक है। शिवालिक जहाँ मिलता है मैदान से, वो ये स्टेट था आपको हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ जब ये मैदान में नदियाँ गिरती हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसका रॉक होता है उसके मोटे मोटे टुकड़े होते हैं, और वो मोटा मोटा टुकड़ा वहां पे जमा होता है। तो इससे लगभग इसकी पट्टी जो हम देखेंगे इंडिया के मैप में, तो यूपी तक लगभग आपको 10 से 15 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी हो जाती है, और इस प्रकार की पट्टी को भावर कहा जाता है। देखिए, खादर, बांगर तो नॉर्मल शब्द है, इसी में भावर भी है एक शब्द, तो भावर ये दोनों से अलग है। खादर क्या हुआ, जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ आएगा, वो भी बाढ़ का मैदान है। बांगर ये हो गया कि वो अपेक्षाकृत ऊंचा है, वहां बाढ़ नहीं आती है। भावर वो है जो शिवालिक के देश पे जो नदियां वहां जाती है, तो वहां मोटे रेत के टुकड़े होते हैं, और वो बजरी, मोटा रेत इत्यादि से बना मिट्टी होता है, तो इसको भावर बोला जाता है, भावर के नाम जाना जाता है। भावर की यह पट्टी, जैसे कि हमने बताया, कि बजरी और मोटे रेत से बनी।
अब महान उत्तरी मैदान, ये जो हमने अभी बताया था कि ग्रेट इंडियन प्लेन या नॉर्दर्न प्लेन है, इसको आप 4 भागों में इसको बांट सकते हैं। 4 भागों में बांटा गया, पश्चिमी मैदान, उत्तर मध्य का मैदान और पूर्वी मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। एक तो पश्चिमी मैदान हो गया, एक उत्तर मध्य हो गया, एक पूर्वी और एक ब्रह्मपुत्र। 4 भागों में इसको बांटा जाता है। तो लिखे महान उत्तर भारतीय मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी मैदान, उत्तर मध्य का मैदान, पूर्वी मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। आगे बढ़े आप। हेलो, आगे बढ़े। यस सर। अब हम ये फिगर दिखाएंगे, इस फिगर का भी स्क्रीनशॉट आप लोग रख सकते हैं। जो ये है, इसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, ये आपका हो गया वेस्टर्न प्लेन यानी पश्चिमी मैदान हो गया। नंबर 2, नॉर्थ सेंट्रल प्लेन यानी उत्तर मध्य का मैदान। ये हो गया आपको पूर्वी प्लेन, ईस्टर्न प्लेन, और ये हो गया आपको ब्रह्मपुत्र। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन लोगों ने बांटा। हो गया स्क्रीनशॉट? यस। अब हम लोग चर्चा करेंगे अब उससे, और शुरू से हम लोग नॉर्थ से के पहाड़ आया, मैदान आया, और अब पठार पे आ रहे हैं। तो विशाल भारतीय पठार, तो विशाल भारतीय पठार जो है वो भारत का अधिकतर हिस्सा। विशाल भारतीय पठार जो है विशाल उत्तरी मैदान के दक्षिण में, ठीक है। उसी तरह से यह हमारे देश का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। तो आप पहाड़ भी देखा, मैदान भी देखा, पठार भी देखा, तो जो विशाल है वो भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। ये भी ध्यान रखो। यह लगभग, वो हम लोगों ने देखा था कि लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर था मैदान हमारा, यह 16 लाख वर्ग किलोमीटर, अर्थात देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग आप समझिए आधा। और यह एक पुराना चट्टानी पठार, आप जानते ही हैं कि ये पुराना अवशेष के रूप में ये है। तो ये लिखा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो विशाल भारतीय पठार विशाल उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह हमारे देश का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है। यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, अर्थात देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा यानी हाफ। यह एक पुराना चट्टानी पठार क्षेत्र है। आपको यहाँ देखिए, यह हमारे देश का सबसे बड़ा भौतिक विभाजन है, एक। दूसरा, यह लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, इस तरह से देगा। यह हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का आधा है। ये सब देने के बाद बोलेगा, यह भारत उपरोक्त वर्णित निम्नलिखित में से भारत के कौन से भौतिक विभाजन का वर्णन करता है? हिमालय का क्षेत्र, उत्तर का मैदान, इस तरह से दे देगा रेगिस्तान, इस तरह से आपको ये दे सकता है 1 2 3 करके। तो ये देखिए, इस तरह से आपका ये बन सकता है क्वेश्चन। तो ये लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़े। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अब ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है आपका, ये विशाल उत्तर भारतीय विशाल भारतीय पठार है। यहाँ से पूरा ही आप देख सकते हैं, विशाल है इस तरह से।
अब यहाँ भी इसको हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। ये जो आप देखेंगे कि यहाँ जो नर्मदा है, नर्मदा के नॉर्थ और नर्मदा के साउथ के दो, ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा और ये सेंट्रल हाईलैंड कहलाएगा। ये भी आगे हम लोग देखेंगे। इसको भी दो भागों में हम लोग विभाजित करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? हेलो, यस सर, ले लिया। ठीक। अब अरावली पहाड़ी जो है वो इस पठार के उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारित करता है। इसकी उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पर जो है आपको बुंदेलखंड का पठार है और कैमूर और राजमहल की पहाड़ियां हैं। उसी तरह अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट जो है आपका इसका और पूर्वी घाट इस पठार का पश्चिमी और पूर्वी सीमा बनाता है। अर्थात अगर आप देखेंगे कि ये इंडिया का इस तरह का मैप देखेंगे तो ये अरावली है आपका। तो अरावली जो है आपका ये आपको इसकी उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर और ये पश्चिम की सीमा बनाती है। यहाँ जो है आपका ये बुंदेलखंड का पठार, ये एरिया जो है, और ये कैमूर और राजमहल ये आपको उत्तर पूर्व का आपको सीमा बनाता है। उसी तरह से ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। तो ये आपको पश्चिमी और पूर्वी सीमा इस पठार का बताता है। तो ये आप लोग इस तरह से लिखिए। अरावली पहाड़ी पठार की उत्तर पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। इसकी उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड के पठार, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियां हैं। पश्चिमी घाट जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं और पूर्वी घाट इस महान पठार के क्रम से पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं को निर्धारित करते हैं। ये लिख लीजिए फिर आगे। हो गया, आगे बढ़े। पठार के अधिकांश क्षेत्र हम देखेंगे। पठार जो उसका अधिकांश क्षेत्र का लगभग 400 मीटर से उसकी ऊंचाई अधिक है। पठार में समुद्र तल से जो है 400 मीटर की ऊंचाई अधिक है समुद्र स्तर से। और पठारी क्षेत्र का उच्चतम बिंदु जो है वो अनाईमुंडी शिखर है, 2695 मीटर। और इस पठार का जो अगर ढलान हम देखेंगे सामान्यतः वो पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर। उसी तरह से विशाल पठार अत्यंत प्राचीन भूखंड है और जिसको गोंडवाना भूमि कहा जाता है। ये पुराना गोंडवाना और लॉरेंसिया जो दो अलग अलग हुआ था, तो उसी वक्त ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। तो इसको आप लिख लीजिए। इसका सबसे उच्चतम जो है वो 2695 मीटर, अर्थात ये अनाईमुंडी शिखर है। अनाईमुंडी पीक 2695 मीटर ऊंचा है। इस पठार का सामान्य ढलान जो है वो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब इसी में हम लोग जब पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, हो गया। अच्छा, तो ड्रेनेज सिस्टम जो पढ़ेंगे तो उसी में, चूंकि इसका ढलानी जो है वो आपको पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसीलिए ज्यादातर नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो क्या कारण है कि बंगाल की खाड़ी में अधिकतर नदियां गिरती है, अरब सागर में नहीं? उसका एक यह प्रारंभ में समुद्र तल से उच्च था और बीच में जैसे कि इसका इरोजन हुआ, अनाच्छादन हुआ और धीरे धीरे ये आपको यह पहाड़ सामान्यतः जो है सो अवशेष प्रकार के पहाड़ है
जो अवशेष बच गए हैं वो पहाड़ है ये। नर्मदा भारत के प्रायद्वीपीय खंड को दो भागों में विभाजित करता है। जैसे कि मैंने बताया कि नर्मदा दो भागों में प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित करता है। एक तो मैंने बताया था नर्मदा की स्थिति में सेंट्रल हाईलैंड, केंद्रीय उच्च भूमि भी आप इसको कह सकते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि भी इसको कह सकते हैं। और जो नर्मदा के दक्षिण में उसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, जिसे आमतौर पे हम लोग इन प्रायद्वीपीय पठार को आमतौर पर दक्कन का पठार भी कहा जाता है। दक्कन प्लेटू या दक्कन का पठार भी कहा जाता है। हो गया? यस सर। हो गया। अब ये जो यहाँ से आपका है, ये देखिए डिफरेंट, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये आपको जो ये अरावली, ये आपको छोटा नागपुर का पठार, ये सतपुरा रेंज और ये विंध्या रेंज। तो विंध्या और सतपुरा रेंज। सर हेलो सर स्क्रीन में मैप नहीं दिख रहा सर, आप दिख रहे हैं। अच्छा, स्क्रीन में ये शेयर नहीं है क्या? दिख रहा है सर। ये मैप नहीं दिख रहा है क्या? दिख हेलो छोटा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है मेन स्क्रीन में। आप पता नहीं आप लोग के, लेकिन मैं तो इसको पूरा इस पे कवर किया हूँ। नहीं दिख रहा है सर, दिख रहा है। अभी लोग को कैसा दिखाई दे रहा है? मैं पूरा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे ये सर रहा आप है दिख रहा है सर, आप दिख रहा है। अच्छा, वो हो गया होगा टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ तो ये आपका इसको ले लीजिए। इसमें ये सारा क्लियर दिया हुआ है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, विंध्या, सतपुरा। तो सतपुरा से इधर आपका हो गया दक्कन प्लेटू, और ये विंध्या से जो ये नर्मदा नदी है, और ये जो है आपका ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड कहलाएगा। ये छोटा नागपुर, ये सारा चीज, ये सेंट्रल हाईलैंड। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी ये जो अभी देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट नदी ये जा रही है, इसके बारे में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम में भी आगे पढ़ेंगे। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि जो हमने बताया सेंट्रल हाईलैंड, यह नर्मदा नदी और विशाल उत्तर मैदान के बीच में फैली हुई नर्मदा से, जैसे हमने बताया आपको। अरावली मध्यवर्ती उच्च भूमि के पश्चिम में उत्तर पश्चिम के किनारे के निर्माण करती है। यानी अरावली जो है इसकी जो है पश्चिम में, जो हमने अभी दिखाया मैप पे, अरावली, तो अरावली आपका पश्चिम और उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करता है इस सेंट्रल हाईलैंड का। माउंट आबू के पास अरावली की पहाड़ है, ये माउंट आबू है। माउंट आबू के पास अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचा। ये सेंट्रल हाईलैंड है, सेंट्रल हाईलैंड की ये सबसे ऊंची ये छोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर है। ये राजस्थान में माउंट आबू जो है। तो ये आप लोग लिखिए। असल ये पठार और मैदान इसमें थोड़ा सा है, उसके बाद तो समझिए आपका कोई द्वीप है तो वो द्वीप का सिर्फ वर्णन कर देंगे, तो वो सब आसानी से हो जाएगा। फिर कोस्टल प्लेन आप देख लेंगे, जो आपका ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग। तो ये सारी चीजें आपको इसमें आ जाएगी। तो ये लिख लिया आप लोगों ने,
यस। अब दक्कन का पठार, यह भौतिक विभाजन में जो है, अब पठार का भी दो भौतिक विभाजन में ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, भारतीय पठार का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस पठार का आकार त्रिभुजाकार है। आप देखेंगे मैप पे, जब यहाँ से इस तरह से, और ये चूंकि सेंट्रल हाईलैंड यहाँ से कट गया, तो यहाँ से और यहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में तो ये ट्रायंगल टाइप से, तो ये त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है और समुद्र से इसकी औसत ऊंचाई 500 से 1000 मीटर के आसपास। तो अब देखिए, जो भारत का विशाल मैदान है और जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये दोनों बराबर है, ये ध्यान देने की बात है। वो भी 7 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास था, ये भी 7 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास। लेकिन अगर सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन प्लेटू दोनों को अगर हम मिला देते हैं, तब ये सबसे बड़ा। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार, जिसको दक्कन का पठार या डेक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू कहा जाता है, यह भौतिक विभाजन महान भारतीय पठार का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस पठार का आकार त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल शेप में है ये। इस प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर है। लिख ले, फिर आगे हम लोग चलेंगे। हो गया? हेलो? यस सर, हो गया। हो गया। तो इसमें कौन कौन से प्रमुख आप देखेंगे पहाड़ियां हैं, इसका अक्सर पूछा जाता है क्योंकि पीटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी पहाड़ियां हैं दक्कन प्लेटू में। तो अरावली, मतलब ये टोटल जो प्रायद्वीपीय पठार है, टोटल आप देख लें, उसमें टोटल जो पठार है, उसमें पठार में कौन कौन से हैं, तो विंध्य पहाड़ी, सह्याद्री, पूर्वाद्री, अन्नामलई, इलायची की पहाड़ी, पलानी हिल, महादेव, मैकाल, सतपुरा का महान पठार, इसकी प्रमुख ये पहाड़ियां। अभी मैप देख लीजिएगा तो उससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। और ये जो भी मैप मैं आपको इस पे शेयर कर रहा हूँ, वो फोटो भी आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, ताकि आपके पास वो फोटो भी मौजूद रहे। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लें तो वो भी अच्छी बात है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें नदियां कौन कौन सी हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो आपको चंबल है, नर्मदा है, तापी है, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये महान पठार की प्रमुख, ये महान पठार की प्रमुख पहाड़ियां हैं और ये प्रमुख नदियां हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे तो वो पूरा हम लोग देखेंगे कि गोदावरी का, फिर देखेंगे कावेरी का, ये सब का ड्रेनेज सिस्टम हम लोग पूरा देखेंगे। तो महानदी देखेंगे, उसमें हम लोग गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इसका एक रिवर तंत्र है, इसके कौन कौन से सहायक नदियां हैं, ये सब अक्सर जो आप जानते हैं पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आप लोग लिख लें, फिर आगे हम हो गया। अब हम लोग तटीय मैदान देखेंगे। ये एक फिजिकल मैप आपको हम भेज देंगे जिसमें ये सारी पहाड़ियां आपको मिलेंगी, वो आपको हम भेज देंगे। तो
अब पूर्वी तटीय गंगा, अब देखेंगे जो पूर्वी तट का में जो अगर हम देखेंगे इंडिया का, तो जो गंगा डेल्टा है और कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी तक ये फैला हुआ है। और मैदान देखेंगे पश्चिमी तट में, तो ये अधिक पश्चिमी तट के अधिक तुलना में ये अधिक चौड़ा है तटीय मैदान। अब तटीय मैदान को इस तरह से आप समझिए कि ये गुजरात के पास से शुरू होगा, ये गंगा डेल्टा है, ये गंगा डेल्टा से इधर से गंगा नदी आई है डेल्टा, तो यहाँ से शुरू होके ये तटीय मैदान इस तरह ये कन्याकुमारी तक है। और यहाँ ये जो गुजरात का है, यहाँ से ये छोटा, बहुत छोटी। तो अगर हम देखेंगे कि ये तटीय, ये है तटीय मैदान, अब हम देखेंगे ये तटीय मैदान जो पूर्वी तटीय मैदान है ये अधिक चौड़ा है और पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा है। तो यही इसमें लिखा गया है, पूर्वी तटीय मैदान जो गंगा डेल्टा से लेके यहाँ आपको कन्याकुमारी तक और फिर ये बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में ये अधिक चौड़ा है। इसी में देखा पश्चिमी तट मैदान जो है यहाँ, जैसे हमने बताया था कच्छ का रण, यहाँ से लेकर फिर से यहाँ से कन्याकुमारी तक है। और ये अरब सागर की ओर, ये अरब सागर है, ये क्या है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या ये है अरब सागर। यहाँ ये श्रीलंका इसको बना दीजिए, यहाँ दीप दीजिए, यहाँ लक्षद्वीप बना दीजिए। तो ये फैला हुआ है इस तरह से। गुजरात के मैदान को छोड़कर अगर आप मैप पे देखेंगे तो गुजरात के पास थोड़ा सा चौड़ा मिलेगा, बाकी जगह हर जगह जो तटीय मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में संकरी आपको नजर आएगा, यानी वो काफी संकरी। इस तरह से आप देखें, इसको आप लोग लिख लें। पूर्वी तटीय मैदान उत्तर में गंगा डेल्टा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक बंगाल की खाड़ी की तट के तरफ फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी तट के तुलना में अधिक चौड़ा है। उसी तरह देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर में कच्छ के रण, वहां जो कच्छ का रण है गुजरात के पास, वहां से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक आपको फैला हुआ मिलेगा। यह गुजरात को छोड़कर, गुजरात में जो है वो थोड़ा सा चौड़ा है, उसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो पूरा जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफी सक्रिय, काफी सक्रिय। ठीक है, ये आप लोग लिख लें। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, तो आप लोग इस पे थोड़ा सा, ये भी वैसे तो ये पीटी में नहीं पूछेगा, लेकिन हम उम्मीद यही हम लोग कर रहे हैं, आपके हक सर भी हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंटरव्यू तक जाएं और फाइनल आप आईएएस बन के रहें। तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन एक पूछ सकता है इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो, कि पश्चिमी तटीय मैदान, जैसे यहाँ हमने देखा कि पूर्वी गंगा का डेल्टा से कन्याकुमारी तक है, यह मैदान पश्चिमी तटीय मैदानों की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्यों? इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है, ज्योग्राफी का सवाल है लेकिन पूछ सकता है सिंपल, कि भारत के बारे में आप जानते हैं तो बताइए कि जो बंगाल की खाड़ी की ओर जो तटीय मैदान है वो आपको पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, क्यों? बताइए, आप लोग कुछ बता सकते हैं? ढाल के कारण सर बहुत सारी नदियां इधर आती है, इस वजह से मैदान ज्यादा विकसित हो गया है। बिल्कुल ठीक है। अब ठीक इस तरह से आप देखें कि जो इधर है आपका अरब सागर में, ये काफी सक्रिय है क्योंकि वहां की जितनी भी नदियां काफी छोटी हैं। लेकिन गुजरात के पास जो है
वो तटीय मैदान क्यों ज्यादा है, इसका आप क्या क्या कारण बताएंगे? यहाँ जो है गुजरात के मैदान को छोड़ करके पश्चिमी पूर्व वो सक्रिय है, तो गुजरात के मैदान को हम क्यों छोड़े, ऐसा क्या है वहां, बताइए। हाँ, तो देखिए इसमें है क्या, बात सही है। नर्मदा जो है, नर्मदा और तापी, ये काफी लंबा, नर्मदा काफी लंबा वहां अमरकंटक से शुरू करता है और ये घाटी से बहता है, तो ये लंबा, जो भी रिवर हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम में, जब लंबी दूरी तय करेगी उसके साथ ज्यादा उसके गाद होके ज्यादा होके, क्योंकि जो भी प्लेन होता है वो रिवर द्वारा बनाया हुआ प्लेन होता है। मिट्टी आखिर होता क्या है, मिट्टी वही है जो रॉक जो बना था उसी को वेदरिंग होके फिर छोटा छोटा होके लाखों सालों में जाके इस तरह से मिट्टी बनता है। चूंकि अब हम लोग ये क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप लोग को, बेसिक चीज हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये पता ही होगा आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस वजह से है कि नर्मदा और तापी ये दो नदी वहां जाके गुजरात के पास मिलती है, तो वहां वो ज्यादा दूर तक का सफर करते हैं। उसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो काफी छोटी छोटी नदियां, इस वजह से वहां पश्चिमी घाट जो सक्रिय होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लिख लिया, आगे चले। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। बस हो गया। तो ये आपका है, ये देखिए। तो अब ये जो तट है, कभी कभी यूपीएससी में जिस तरह से पूछा जाता है, इसलिए ये मैप आप लोग को दिखाई दे रहा है? हेलो, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये गंगा का मुहाना, ये तो जानते ही है, माउथ ऑफ गंगेज, इसको कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। और इसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है, इसको मालाबार कोस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आपको तटीय मैदान का जो नाम है, जैसे मालाबार, कोरोमंडल कोस्ट, तो कोरोमंडल कोस्ट आपका ये देख लीजिए तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इस तरह से दे देगा कि कोरोमंडल कोस्ट कौन कौन से स्टेट में। उसी तरह से कोंकण कोस्ट आप देख लीजिए, ये कोंकण कोस्ट है, ये मालाबार कोस्ट है, ये केरला में। तो ये इस तरह से आपको, और ये वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, तो ये आपका फिजिकल डिवीजन है इंडिया का। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। अब भारतीय द्वीप समूह, बेसिकली इसमें जो है मुख्यतः अगर हम देखेंगे तो भारतीय द्वीप समूह में दो छोटे द्वीप समूह है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है आपको लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है, यह केरल के तट के पास है, एवं अंडमान और निकोबार समूह जो है वो आपको बंगाल की खाड़ी में है और ये म्यांमार के तट पे स्थित है। इसमें एक चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने का है कि ये जो लक्षद्वीप समूह है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है द्वीप समूह, दोनों का निर्माण अलग अलग, फॉर्मेशन अलग अलग। इसमें अगर हम देखें तो जो हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो इंडियन प्लेट और बर्मा का प्लेट से टकराने से हुआ, अर्थात ये जो द्वीप समूह है ये हमारे प्लेट बाउंड्रीज पे, ठीक है। जबकि ये लक्षद्वीप जो समूह है अरब सागर में, ये कोई यहाँ प्लेट बाउंड्रीज नहीं है, ये क्या है, ये हॉट स्पॉट पे बना हुआ द्वीप समूह। तो ये आपको हॉट स्पॉट द्वीप समूह है। हॉट स्पॉट, और ये आपको जो है बर्मा प्लेट और इस पे है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं तो ये जो हॉट स्पॉट होता है, हमने पढ़ाया भी था उसमें लेगून, उसी में कोरल रीफ भी बनता है, आप जानते हैं कोरल जो द्वीप बनता है।
तो अभी हमने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, कल ही या परसों पढ़ाया था आपको, जो लक्षद्वीप का आदत्ती द्वीप बताया था। तो उसमें हमने दिखाया था कि लक्षद्वीप के डिफरेंट वो मैप आप लोगों ने लिया था। तो वो मैप को भी आप लोग ध्यान में रखें। वो ये आपका है, आगे हम लोग इसको पहले लिख लें, फिर आगे हम लोग। तो चूंकि ये द्वीप सब जो है इसको रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, खास करके अभी, चूंकि अभी भी नेवी का या जो आप करें कि समुद्री नेविगेशन का महत्व कम नहीं हुआ है। इस वजह से नेविगेशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो रणनीतिक दृष्टिकोण से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको लिख लें कि 2 छोटे द्वीप समूह हैं हमारे, लक्षद्वीप अरब सागर और केरल के तट के पास है, और अंडमान निकोबार जो है वो आपको म्यांमार के तट से सटा हुआ है। रणनीतिक दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण। तो अगला हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, और ये मैप जो हमने आप लोगों को लक्षद्वीप का दिया था वो आप देख लेंगे। बाकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का खासियत है कि वहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड में, ये आप लोग देख लेंगे मैप में। ये ग्लोब में लाया था, तो इसमें तो आप लोग पढ़े ही थे, इसमें तो बहुत छोटा है, नहीं पता चलता, लेकिन आप लोग वहाँ अंडमान एंड निकोबार और जो लक्षद्वीप का मैंने फोटो दिया था, और मैं अंडमान निकोबार का भी एक मैप आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे। उस मैप को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में लिख लेंगे, क्योंकि वो बैरन आइलैंड जो है वो पोर्ट ब्लेयर से कितना दूर है, कितने किलोमीटर पे, या नॉर्थ ईस्ट में, इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, इसीलिए ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो हमारा होगा एक लेक्चर हम समझते हैं, ये भारत का अपवाह तंत्र के बारे में, ये जरूरी है पढ़ना, खास करके पीटीएफ पॉइंट व्यू से। हो सकता है कल ही हम लोग ये क्लास को लेके खत्म करें, क्योंकि इसमें जितना जल्दी हो चुके आपलोग के पास अब टाइम बचा नहीं है। ये क्रैश कोर्स, नामी क्रैश कोर्स है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो वेरियस सिस्टम है, रिवर सिस्टम, उसमें ड्रेनेज पैटर्न किसको कहते हैं, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि रेडियल क्या होता है, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज ये क्या होता है। तो ये जिस तरह से आज हमने तकरीबन आपको 1.5-2 घंटे का लिया, कल भी 1.5-2 घंटे का, तो हम उम्मीद करते हैं कल आप लोग आएंगे, ठीक है, बात कर लेते हैं बाकी सब। तो चलिए सर, मैं अभी आधे घंटे लेट से जुड़ा था सर, तो टेलीग्राम पे सर भेजिए, या फिर मैं हाँ, ये वीडियो जाएगा, हम अभी उनको कहेंगे, और ये वीडियो हम भेज ही देते हैं, लेकिन अभी चलिए कोई बात नहीं, अभी आप लोग का चूंकि जरूरी है तो टेलीग्राम पे हम इसको फॉरवर्ड करवा देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तब कल मिलते हैं, ठीक है। हेलो, ओके सर।